नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसके लिए प्रश्नावली 1.2 के बारे में। प्रश्नावली 1.1 और 1.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम इससे पिछले जो वीडियोज़ हैं, पहले वाली वीडियोज़ हैं, उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। उन वीडियोज़ को यदि आप डायरेक्टली वॉच करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी इस चैप्टर की जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें पूरे चैप्टर में केवल और केवल दो ही मुख्य बिंदु के बारे में बात की जाएगी। और वो दो मुख्य बिंदु है, पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम प्रश्नावली 1.1 और उसके एग्जाम्पल्स में हम बात कर चुके हैं। इसके बारे में यदि आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें तो उन वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा जो आपका इस पूरे चैप्टर का बिंदु है, दो ही बिंदु है इसमें, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। पहला ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका है प्रश्नावली 1.1 तक, और ये जो आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वो अपन इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। इसके लिए मैं आपको 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं उनको आधार मानते हुए समझाने का प्रयास करूंगा। तो अपन 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 जो है, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, ये बात याद रखना। ठीक है, जब अपन सम विषम की बात करते हैं तब तो 1 है वो विषम वाले ग्रुप में काउंट होता है। आप जानते हैं, जैसे अपन बोलते हैं विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आप स्टार्ट करते हैं 1, 3, 5, 7 ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि विषम संख्याओं की जब बात की जाए या सम संख्याओं की बात की जाए तब तो एक कैसी संख्या है, विषम। लेकिन जब भाज्य और अभाज्य की बात की जाती है तब एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, एक न तो भाज्य होगा न ही अभाज्य। तो विद्यार्थी कहेंगे फिर क्या होगा, इसको बोलेंगे यूनिक संख्या। यूनिक संख्या। ठीक है, अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के यदि अपन अभाज्य गुणनखंड करना चाहें तो आप एक बार 2 के अभाज्य गुणनखंड करके चेक करेंगे। देखो, कहने का मतलब 2 का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही है, इसके अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये संख्या है वो अभाज्य मानी जाएगी। यदि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है वो 1 ही है, खुद ही उसका अभाज्य गुणनखंड है, तो वो अभाज्य संख्या है। अब जैसे 3 की बात करें, यदि आप 3 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 का अभाज्य गुणनखंड भी केवल खुद ही है अकेला, तो ये भी अभाज्य हो गया। जब अपन भाज्य की बात करें, उसके लिए यदि 4 का उदाहरण लेते हैं और इसको अपन गुणनखंड करें तो देखिए, इसके गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 2 दो संख्याएं आती हैं, इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 1 से ज्यादा यदि अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं तो वो है भाज्य। इसका मतलब 4 कैसी संख्या है, भाज्य। इसी प्रकार यदि अपन 5 की बात करेंगे तो 5 का एक ही गुणनखंड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य। और यदि 6 की बात करें तो 6 के गुणनखंड होंगे। 6 के गुणनखंड यदि आप करोगे तो 2 × 3, तो उसके 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो वो भाज्य है। 7 की बात करें तो 7 अभाज्य में आएगा। यदि मैं 8 की बात करूं तो यदि 8 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो पहले उसको 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, है ना। तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो अपने को क्या मिलेंगे, 2 × 2 × 2, तो 3 बार आ रहा ना, 3 अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। 1 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड आ गए तो ये भी क्या है, भाज्य। इसका मतलब 8 भी भाज्य है। 9 की यदि बात करें तो 9 के भी 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। देखो, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, फिर यहाँ, तो कितने गुणनखंड हो गए, 2, तो ये भी क्या हो गया, भाज्य।
10 भी क्या है, भाज्य। सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें और यदि केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है तो वो तो क्या होगा, अभाज्य। और किसी संख्या के एक से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड है तो वो कौन है, भाज्य। ये तो गणित की भाषा में बात हुई। अब यदि अपन सिंपल तरीके से इसको समझना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, यदि कोई संख्या केवल अपने ही पहाड़े में आती है और किसी पहाड़े में नहीं है, जैसे 2 है, मैं आपसे यदि ये क्वेश्चन करूं कि भाई 2 कौन से पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे कि सर 2 के पहाड़े में आता है और किसी अन्य पहाड़े में नहीं आता है ना। तो यदि अपने ही पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं है, वो कौन है, अभाज्य। ये बात क्लियर कर लीजिए। जो अपने ही पहाड़े में आए, किसी अन्य पहाड़े में नहीं आए, वो अभाज्य है। अब मैं 3 की बात करूं, कौन से पहाड़े में आएगा, अपने ही पहाड़े में आएगा, वो भी अभाज्य है। अब मैं यदि 4 की बात करूं तो 4 तो 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, इसका मतलब एक से ज़्यादा पहाड़ों में आ रहा है, तो वो हो गया भाज्य। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो भाज्य और अभाज्य की अपनी बात हो गई है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। अब इसको समझेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी चीज़ को यदि अपन समझने की चेष्टा करते हैं तो वो बिल्कुल ही सिंपल बात है कि हम उसको समझ सकते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसका जो स्टेटमेंट है पहले हम उसको लिख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप, अद्वितीय रूप का मतलब होता है केवल और केवल एक ही रूप से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको अपन समझते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या, अभी भाज्य की बात हो गई थी अपनी, अभी मैंने समझाया था कि जिसके एक से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हो वो भाज्य है, या यूं कहें जिसके टुकड़े संभव हो, या यूं कहें जो अपने अलावा किसी अन्य पहाड़े में भी आता हो, वो क्या होता है, भाज्य। भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप, अब अद्वितीय जो शब्द है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं केवल और केवल एक ही रूप में, कहने मतलब केवल एक ही प्रकार से, उसके अलावा दूसरा कोई तरीके से उसको हम नहीं लिखें, एक ही तरीके से लिखें, वो है अद्वितीय रूप। अब अभाज्य की अभी बात हुई थी, जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड संभव नहीं हो वो क्या है, अभाज्य। या यूं कहें जो केवल अपने ही पहाड़े में आती हो, किसी अन्य पहाड़े में नहीं आए, वो भी अभाज्य। तो अभाज्य भी आप समझ गए। गुणनखंडों, तो गुणनखंड हम करते ही हैं, फैक्टर जिनको बोलते हैं, के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका जो फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम ऐसे बात कर सकते हैं, जैसे अपन एक संख्या लेते हैं 6, यदि मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या स्थिति बनेगी। हो सकता है कोई विद्यार्थी पहले 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 आएगा।
तो इसको यदि अपन लिखना चाहें तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 और 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड। और जैसे ही हमने गुणा कर दिया तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों का ये हो गया गुणनफल। ठीक है, तो आप ये समझ ही रहे हैं कि गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। अद्वितीय की यदि मैं बात करूं, देखो अद्वितीय का मतलब ये हुआ जैसे किसी विद्यार्थी ने पहले 2 से डिवाइड कर दिया, फिर बाद में 3 से डिवाइड किया, तो ऐसे हो गए। या हो सकता था कोई विद्यार्थी पहले 3 से डिवाइड कर दे और फिर 2 से डिवाइड कर दे। तो इनको लिखने का जो स्थिति है वो आपको अलग अलग नजर आ रही है, लेकिन यदि क्रम को अपन छोड़ दें, सीक्वेंस को छोड़ दें, क्रम के बिना, कहने का मतलब है यदि सीक्वेंस को अपन नेगलेक्ट कर दें, सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखें, उस स्थिति में ये दोनों चीज एक ही है, ये अलग अलग नहीं मानी जाएगी। अलग अलग कौन सी स्थिति मान सकते हैं? क्रम के आधार पे, लेकिन मैंने बोल दिया क्रम के बिना, इसका मतलब सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखना। अब इसके गुणनखंड में भी 2 और 3 आ रहा है, इसमें भी 2 और 3 ही आ रहा है, तो इसको आपको अलग अलग नहीं समझना, ये एक ही रूप है, इसको बोलते हैं अद्वितीय। इसके अलावा 6 के गुणनखंड है जो है अभाज्य गुणनखंड है, उसको अपन नहीं लिख सकते इसके अलावा। अब इसके अलावा नहीं सकते, ये हो गया अद्वितीय रूप, मतलब इसके अलावा है ही नहीं, तो ये अपना एक उदाहरण हो गया। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि आखिरकार अंकगणित के जो आधारभूत प्रमेय है इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो इसका प्रयोग अपन 2 स्थिति में करते हैं। एक तो आपका जो अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं आप जानते होंगे, तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनके लिए अपरिमेयता सिद्ध करने में अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब आप समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसका। 1 नंबर, सभी अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में। तो ये पहला पॉइंट कैसे समझना है, जैसे कोई न कोई अपरिमेय संख्या हमें उपलब्ध करवा दी जाए क्वेश्चन में और हमें ये कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है। समझ गए होंगे आप, हमें संख्या अपरिमेय ही दी जाए और हमसे ये सिद्ध करवाए कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है, तो कौन, यहाँ पर वही बात आ गई, अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में। यदि किसी भी अपरिमेय संख्या को अपन अपरिमेय सिद्ध करना चाहते हैं, उस स्थिति में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसका प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर, एक जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं जो हैं उनका दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। की जांच करने में, की जांच करने में बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई परिमेय संख्या हमें दी जाएगी और उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। यदि हमें इसकी जांच करनी है तो उसकी जांच करने में भी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का ही प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। 2 जगह पे, एक तो अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में, दूसरा किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब
अशांत होगा इसकी जांच करने में। तो अपन इस मुख्य बिंदु के बारे में बात कर चुके हैं और अब अपन इसके लिए जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है उसकी भाषा को आपको समझना है। आपका एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो है संख्याओं और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। हमें दो संख्याएं दी जा रही है 6 और 20। उसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। और विद्यार्थी सोच रहे हैं कि अभी तो सर आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की बात कर रहे थे। तो अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है उसका निष्कर्ष क्या था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लास्ट में लाइन आ रही थी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो लास्ट उसमें ये बात आ गई निष्कर्ष के रूप में कि अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड यदि हम कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ही है। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और वहाँ से HCF और LCM ज्ञात करेंगे। HCF और LCM ज्ञात करने से पहले थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, HCF को अपन क्या क्या बोल सकते हैं। इसको अपन लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म है इसकी। दूसरा इसको अपन मैसा भी लिखते हैं, मैस है, ठीक है। कभी कभी इसको मैसा पे भी लिखा जाता है और इस मैसा को यदि अपन विस्तारित रूप में लिखें तो हम बोल सकते हैं महत्तम समापवर्तक। इतने सारे जो नाम है ये सब के सब है वो एक ही बात है, चाहे हम HCF कहें, चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहें, चाहे मैसा कहें, मैसा पे कहें, महत्तम समापवर्तक कहें, ये सब बातें एक ही है। इसके अलावा जो LCM है, LCM इसको अपन बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हमें शॉर्ट में लिखते हैं लेस है या लेसएप है। और इसकी विस्तारित यदि बात करें तो लघुत्तम समापवर्त्य। और विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं कि 10वीं कक्षा से पहले हम पूर्व की जितनी भी कक्षाएं पढ़े हैं स्टार्टिंग से हमने कई बार लैसा के बारे में बात सुना है, क्योंकि सामान्य जो संक्रियाएं हम किया करते थे वहाँ पर लगभग अपने को लैसा पे की आवश्यकता हुआ करती थी। तो लैसा हम निकाला करते, तो लैसा से आप परिचित हो पहले से। थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि LCM को हम क्या क्या बोल सकते हैं। LCM को बोल सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लैसे या लैसे पे या लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से HCF ज्ञात किया जाएगा। तो पहले तो हम ये जो 6 और 20 है इसके लिए अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब पहले अपन 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 का भाग इसमें जा रहा है? जाता तो लगा दो, 2 का नहीं जाता तो 3 है।
फिर 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन आती है 5, ऐसे अपन देखते जाएंगे। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और यहाँ 2 का भाग जाएगा तो यहाँ आएगा 10, फिर 2 का भाग जा सकता है तो यहाँ आएगा 5, और ये जो 5 है उसमें 5 का ही भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। जैसे ही नीचे 1 आ जाता है तो अभाज्य गुणनखंड है वो अपने कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि प्रश्न में अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बताया था। तो आप इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, उसमें पहले विधि लिखेंगे। फिर देखो जैसे 6 है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमने क्या क्या किए, 2 × 3। आगे बात आप समझ गए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि ये 6 के अभाज्य गुणनखंड है और अद्वितीय रूप के अंदर केवल एक ही प्रकार से ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब यदि अपन 20 की बात करें तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 5। हम पहले ज्ञात करना चाहते हैं HCF। ठीक है, HCF ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, पहले अपने को दोनों जगह ये देखना है कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों जगह आ रहा है। जैसे ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर भी है, तो इस प्रकार से आप एक बार ऐसा राउंड बना सकते हैं। और ये एक जोड़ा बन गया, इस जोड़े में से केवल अपने को एक ही संख्या लिखनी है। ठीक है, अब यदि मैं इस 3 की बात करूं यहाँ, तो नीचे 3 के साथ में 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ चलने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग हम ये निर्धारित आराम से करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 2 का जोड़ा बन गया, इसमें से एक संख्या। यहाँ 3 है लेकिन इसमें कहीं 3 नहीं है तो 3 का जोड़ा नहीं बना, तो अपन नहीं लिखेंगे। अब कहें कि सर नीचे से अपन चेक करें क्या, नीचे से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऊपर वाले जो गुणनखंड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक बार चेक कर लो और वही आपका HCF है। ये आपका HCF हो गया। अब बात आती है LCM की। तो LCM में क्या होता है, आप LCM 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुराने वाला जो LCM हम पिछली कक्षाओं में जो हम LCM ज्ञात करते आए हैं, ठीक वही पैटर्न आपको बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। आपको याद आ रहा होगा कि जब भी हम LCM निकाला करते थे तो जिन संख्याओं का LCM हमें ज्ञात करना होता था उन सभी संख्याओं को हम यहाँ एक साथ लिखते थे। यहाँ थोड़ा डिफरेंस है भाई, इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप HCF ज्ञात करना चाहें, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपको सभी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और फिर यहाँ जोड़े बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। लेकिन यदि आप LCM ज्ञात करना चाहते हैं तो दी गई सभी संख्याओं को एक साथ लिख सकते हो। और याद नहीं आए तो आपको हिंट के तौर पे बता दूं, लैसे जो है इसको अपनी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, लपेटे में ले लो। ये जो मैंने लय लिखा है इसको ऐसे समझ लो, लपेटे में ले लो किसको, से का मतलब सब। बिल्कुल सिंपल बात है। मैंने क्या कहा, लैसे का मतलब अपनी भाषा में क्या समझना है, लपेटे में ले लो सबको। और लपेटे में सबको लेने का मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि जो भी संख्या दी गई है उन सबको यहाँ लिख दो, तो सब के सब लपेटे में आ गए, एक साथ आ गए। और अब कर दो अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ 2 का भाग है 6 में जाता है 3 बार, 10 में भी जाता है, 20 में भी जाता है 10 बार। अब यदि अपन 2 से फिर डिवाइड करना चाहें, भाग लगाना चाहें, तो 2 का भाग 3 में तो जाता नहीं है, ठीक है ना। तो 3 को ऐसा कैसा नोट करेंगे, ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिसमें भाग नहीं जा रहा वो ऐसा कैसा नोट होगा। और 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार। अब 2 का भाग न 3 में जा रहा न 5 में जा रहा, तो 2 को हम छोड़ देंगे, 3 की बात कर लेंगे। 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार, 5 में जा नहीं रहा है तो 5 को ऐसा कैसा नोट कर दो। अब देखो यहाँ 1 है, 1 जो आ जाता है उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं। उसके अलावा क्या बच गए यहाँ 5, इसका मतलब 5 में तो 5 का ही भाग जाएगा,
एक में जा नहीं रहा है, 5 में 5 का भाग कितनी बार, 1। यहाँ जैसे ही 1 1 आ जाता है, ये समझ लीजिए आपका एलसीएम आ चुका है। हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, एलसीएम। तो ये जो आपके अभाज्य गुणनखंड यहाँ हमें प्राप्त हुए हैं, इनको गुणनफल के रूप में लिख लो, ऐसे गुणा लगा के, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर लो, 4 और 4 को फिर 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60। इस प्रकार से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम जो है वो आप लगभग समझ चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसमें जो संख्याएं अपने को दी गई हैं, पहले उन संख्याओं पे गौर करना है हमें कि हमें कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसमें लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं छियानवे और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो आपका जो ये क्वेश्चन, आपका जो ये एग्जाम्पल है, इसके भाषा से आप समझ गए होंगे कि केवल संख्या बदली है, बाकी एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसा ही है। तो काम अपने को वही करना है। सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी मैं बात कर रहा था कि जैसे ही आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो दी गई जो संख्याएं हैं उन सब का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। याद आ गया होगा आपको। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन सब के अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 96 के अलग है, 404 के अलग है। तो देखो 2 का भाग यदि अपन यहाँ लगाते हैं 9 में तो 4 बार जाता है, 2 4 8, 4 बार जाएगा, 1 बचेगा। वो जो 1 बच रहा है उसके आगे अपन 6 लिखेंगे। लिखने का मतलब मान लेंगे ऐसा। तो 1 के आगे 6 लिखने में 16 बनता है। तो 2 का भाग 16 में जाता है 8 बार। अब फिर 2 का भाग जाता है यहाँ 4 में जाता है 2 बार, 8 में जाता है 4 बार। फिर 2 का भाग लगेंगे। एक बात और बता दूंगा आपको, जहाँ भी 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगाने के बाद में क्या आएगा, आधा कर दो। बड़ी सिंपल बात है। तो 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये समझ लीजिए इसका आधा हो जाएगा। सभी संख्याओं में ऐसा नहीं होता है 2 का भाग लगाना। 2 का भाग का मतलब 2 बराबर भाग, आधा आधा, तो आधा हो जाएगा। और 2 का भाग फिर लगाएंगे, यहाँ 6 आएगा। यहाँ 2 का भाग लगाएंगे 3, और अब 3 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। यहाँ यदि अपन 2 के बारे में बात करें तो 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, 0 में कभी जाएगा नहीं, ये 0 ही है। और 4 में फिर 2 बार जाएगा। अब 2 का भाग फिर जाएगा 2 में 1 बार, 0 में जा नहीं रहा तो उसका ऐसा कैसा लिखेंगे, और ये 1 बार। यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब विद्यार्थी सोचेंगे कि मैं इसमें किसका भाग लगाऊं, क्या 2 का भाग लगाऊं? 2 का भाग तो जाता नहीं है। 2 का भाग उसी में जाता है जिसमें इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 हो। 2 4 6 8 या 0, ये क्या होनी चाहिए, इकाई का अंक। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक ऐसा है तो ये समझ लीजिए उसमें 2 का भाग जाएगा। अब ऐसा तो यह है नहीं, इकाई का अंक जो हुआ है वो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाना।
और 3 का भाग जो लगाना है उसके लिए बिल्कुल सिंपल बात है, इन अंकों को जोड़ के चेक कर लो, ठीक है। तो 1, 0 और 1 इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 2। क्या 2 में 3 का भाग जाता है? नहीं, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब विद्यार्थी सोचेंगे 5 का, फिर 7 का, आगे 11, 13, तो थक जाएंगे सोचते सोचते। तो यहां ध्यान देना है, 101 है वो एक अभाज्य संख्या है। क्या है? और किसी भी अभाज्य संख्या में उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। कैसी संख्या है ये? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में केवल उसी का ही भाग जाएगा। अब यदि आप ऐसे सोच रहे हो 2 का भाग चेक करूं, 3 का, 5 का, 7 का, तो चेक करते रहो, टाइम खराब कर दोगे और भाग जाना नहीं है। अब आपको ये समझना होगा कि पता कैसे चले कि अभाज्य संख्या है। ये केवल अपने प्रैक्टिस और अभ्यास है। आपको एक नॉर्मल तरीके से आपको पहचान बता दूं। आपने जो पहाड़े देखे हैं, 10 तक के पहाड़े में अपन लिखते हैं लास्ट में 100 आता है, 10 है 100, ध्यान है? क्या कोई ऐसा पहाड़ा आपको ध्यान में आ रहा है जिसमें डायरेक्ट किसी में 101 आया हो? नहीं, ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 101 आ रहा हो। और यदि आ भी रहा है तो वो कौन सा पहाड़ा है? 101 का ही पहाड़ा है, इसके अलावा कोई पहाड़ा नहीं है। इसका मतलब ये अभाज्य है। तो 101 में 101 का ही भाग जाएगा एक बार। अब देखिए आगे, ये जो हमने गुणनखंड किए हैं, इन गुणनखंडों को आप यहाँ नोट कर देंगे। पहले इस 2 को काउंट कर दीजिए, कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हो गया। और 3 आ रहा है एक बार। इसी प्रकार 404 के अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू ये 101। HCF याद करने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं, ठीक है, समान संख्याओं के। यहाँ पर भी 2 मिल गए, यहाँ पर भी 2 मिल गए, तो ये 2 का जोड़ा बन गया। और इस जोड़े में से केवल एक संख्या लिखेंगे, फिर एक जोड़ा और बन गया, यहाँ से भी एक संख्या लिखेंगे और इनको गुणा कर देंगे। आगे देखो, ये जो 2 है इसके लिए यहाँ पर कोई भी 2 नहीं है जिसके जोड़ा बना सकें अपन। तो आगे जितनी भी संख्याएं बची हुई ऊपर वाली लाइन में, इसका किसी का भी जोड़ा नीचे नहीं बन सकता, ठीक है। तो बाकी लिखे नहीं जाएंगे, ये आपका HCF हो गया। यदि ऐसे याद नहीं आए तो क्या करना है? मैसे का मतलब होता है, मैं का मतलब महारो, महारो, सै को मतलब महारो सो। इसको अपन अपनी भाषा में लोकल लैंग्वेज में ऐसे समझ, महारो को मतलब महारो मेरा, सो को मतलब जैसा, मेरा जैसा, ठीक है। महारो सो का मतलब मेरा जैसा। अब देखो यहाँ 2 है, इसके जैसा कौन है? ये है, तो ये इसका जैसा है, तो जोड़ा बन गया। ये 2 है, महारो सो मेरा जैसा, इसका जैसा कौन है? ये है, इसका जोड़ा बन गया। और जिनके जोड़े बन गए उसमें एक एक संख्या यहाँ लिख करके आप क्या कर देंगे? उसको नोट कर देंगे। और इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? HCF, ठीक है। अब यदि अपन बात करें LCM की, तो LCM के लिए सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको। LCM याद करने से पहले एक बात याद जरूर कर लेना कि सर ने एक बात बताई थी, लय का मतलब, अपनी भाषा में इसको ऐसे समझ लो, लय का मतलब लपेटे में ले लो, और सै का मतलब सबको, लपेटे में ले लो सबको। कब? जब हमें LCM याद करना हो। LCM का मतलब लैसा, लैसा का मतलब अपनी भाषा में याद करना, लपेटे में ले लो सबको। और लपेटे में ले लो सबका मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। और देखिए क्या करना है, जो भी संख्याएं आपको यहाँ दी गई है उन सभी संख्याओं को हमें एक साथ लिखना है, क्योंकि सबको लपेटे में लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। मैंने बताया क्या? लपेटे में ले लो सबको, लपेटे में ले लिया, किसी को छोड़ा नहीं, बस LCM हो जाएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 का भाग जब हम लगाएंगे 96 में, तो यहाँ 48 आएगा। 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 202। फिर यदि 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 24, और यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो 101। फिर 2 का भाग जाएगा 24 में। अब 2 का भाग लगाने का मतलब होता है आधा। किसी भी संख्या में जब भी आप 2 का भाग लगाते हो उसका आधा कर दो, तो 24 का आधा कितना हो गया? 12।
101 में किसका भाग जाएगा? 101 का ही जाएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि 101 क्या है? अभाज्य संख्या। फिर 12 में फिर भाग जाएगा 2 का 6 बार, 101 में जा नहीं रहे। फिर 2 का भाग जाएगा 6 में 3 बार, 101 में जा नहीं रहे। फिर 3 का भाग जाएगा 3 में 1 बार, 101 में जाता नहीं। अब 101 में किसका भाग जाएगा? 101 का ही जाएगा ना। कितनी बार? 1 बार। जैसे यहाँ 1 1 आ गया, आपका एलसीएम हो गया। अब यदि आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो यहाँ जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनको आप यहाँ गुणनफल के रूप में लिख लो। तो आपका ये जो 2 है वो 5 बार आ रहा है, तो आप 2 को यहाँ 5 बार लिख दो गुणा में। 3 आ रहा है 1 बार, फिर 101 आ रहा है। पहले इनको गुणा कर दो। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से फिर गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 48, इंटू ये जो 3 और 101 है इसको एक साथ गुणा कर दो। 3 को 101 से गुणा करेंगे तो 303, और 48 को फिर 303 से गुणा कर दो, तो 303 और 48 को आपस में गुणा कर दो। तो ये हो गया 8 3 24 है, 8 3 24, 4 3 12 और 4 3 12, 4 4 5 4 1। तो ये हमें मिल गया 14,544 और ये हो गया आपका एलसीएम। सो आई होप कि आप लोग इस रिजल्ट को एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ गए होंगे। और प्रश्नावली 1.2 का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसमें दी गई संख्याओं को आप एक बार देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या हमें दी गई है और आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, ये बातें अपने को देखनी होती हैं। अब यहाँ यदि अपने 8वें एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि संख्याओं 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इस एग्जाम्पल को जैसे ही आप यहाँ देखेंगे इसके रिजल्ट को, तो मुझे विश्वास है आपको HCF और LCM निकालने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी और डेफिनेटली आप HCF और LCM निकालना सीख जाएंगे। विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। हम पहले ज्ञात करना चाहते हैं HCF। जैसे ही HCF की बात हो और अभाज्य गुणनखंड की बात हो तो जितनी भी संख्याएं दी गई है उन सब के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड अलग करने हैं, 72 के अलग करने हैं, और ये जो आपका 120 दे रखा है इसके गुणनखंड अलग करने हैं। अब 2 का भाग यहाँ जा रहा है, 3 बार जाएगा, फिर यहाँ 3 का भाग जाएगा 3 में 1 बार, यहाँ पर 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग का मतलब आप समझ गए होंगे, आधा करना है। ये हो गया इसका आधा 36, फिर 2 का भाग जाएगा, आधा करना है 18, फिर 2 का भाग जाएगा, आधा कर दो 9, और आप जानते ही हो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें भाग जाएगा 3 का 3 बार, और फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। इसमें 2 का भाग जाएगा तो इसका आधा कर दो 60, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, इसका आधा कर दो 30, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, इसका आधा कर दो 15, और आप जानते हैं कि 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता,
3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा इसमें 5 बार और फिर 5 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। ये जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए इनको अपने को यहाँ नोट करना है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या क्या मिले, 2 × 3, और यह 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 2 3 बार आ रहा है 2, तो 1 2 और ये 3 गुणा लगा के लिख दिया। और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, पहले 2 कितनी बार आ रहा है चेक कर दूं, 3 बार आ रहा है, तो 2 × 2 × 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। अब देखो फिर वही जोड़ा बनाना है। जोड़ा क्यों बनाना है, मैसा का मतलब अभी तो बताया था, महारोसो मेरा जैसा, ये 2 इसका जैसा ये रहा, इसका जैसा ये रहा, सब में मिल गया, तो ये एक जोड़ा बन गया एक टाइप का। और इसमें एक संख्या लिखेंगे 2। फिर यदि इस 3 की बात करें, पहले चेक करो, 3 यहाँ है, इसमें कहीं न कहीं मिल रहा है, ये रहा, इसमें भी कहीं न कहीं मिल रहा है, इसका मतलब 3 का जोड़ा बन जाएगा, ये 3 ये 3 ये 3, इसका एक जोड़ा बना, तो यहाँ एक संख्या लिख दो 3। बाकी ये जो बच गए इनके सभी जगह जोड़े नहीं बन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है अब बाकी जोड़े बन नहीं रहे हैं, तो ये आपका HCF हो जाएगा, केवल मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हुआ 6, ये लीजिए आपका HCF। अब हम फिर बात करें यदि LCM की, जैसे ही LCM की बात आती है तो अपना डायलॉग याद आना चाहिए। LCM का मतलब लेस है, लेस का मतलब लपेटे में ले लो सबको, और लपेटे में ले लो सबको, इसका मतलब सभी संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड कर दो एक साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, LCM, ठीक है। तो चलिए 6 है, 72 है और 120, यदि 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 बार जाएगा, और यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो इसका आधा कर दो 36, इसका आधा करेंगे 60, 2 का भाग चला गया। अब 2 का भाग 3 में तो जाता नहीं है, तो इसका ऐसा ऐसा नोट करो, 2 का भाग 36 में जाएगा तो इसका आधा कर देंगे 18, 2 का भाग 60 में जाएगा, इसका आधा कर दिया 30, 2 का भाग फिर जाएगा, 3 में नहीं जा रहा कोई बात नहीं, इसको ऐसा कैसा नोट करो, 18 में जाएगा 9 बार, 2 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 18 आता है, 30 में भी जाता है, आधा कर दो 15। अब देखो 2 के पहाड़े में न 3 आता है, न 9 आता है, न 15 आता है, इसका मतलब 2 का भाग जाना बंद होगा। अब किसका भाग चेक करेंगे अपन, 3 का, तो देखिए 3 का भाग यहाँ जा रहा है 1 बार, यहाँ जा रहा है 3 बार, और यहाँ जाएगा 5 बार। फिर 3 का भाग लगेंगे, यहाँ जा नहीं रहा है, तो ऐसा कैसा, 3 में जाएगा 1 बार, 5 में नहीं जा रहा है, तो ये ऐसा कैसा नोट करेंगे। फिर 5 का भाग लगाएंगे, जहाँ 1 आ गया वहाँ भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसा कैसा नोट करेंगे, 5 में जाएंगे। और लास्ट स्टेप में जैसे ही 1 1 1 1 आ गया, मैंने क्या कहा, LCM का मतलब लेस है, लेसा का मतलब लपेटे में ले लो सबको। लपेटे में कैसे लिया, सबको एक साथ लिख दिया, लपेटे में आ गए, कोई बचा ही नहीं, और सबका अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। और जितने भी ये अभाज्य गुणनखंड अपने को यहाँ मिल रहे हैं उसको आप यहाँ लिख दो, 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 5, और इन सबको हम गुणा कर देते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे 72, और 72 को 5 से गुणा करेंगे 360, और ये आपका मिला LCM। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।